हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनंजास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। BRM की पढ़ाइयों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। एग्जाम का सीजन बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत ही जोर शोर से अपन पढ़ाई की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि कितने एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं, कैसा पेपर रहता है, क्या पेपर पैटर्न आता है। फर्स्ट पेपर पे हमारा जो OM का है, इसके बाद ही पता चलेगा कि सारी सीन्स क्या होगी। लेकिन हमारी तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूँ अंतिम प्रहार का। ठीक है, 14 क्वेश्चन तक जाना है, जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट होगी। इसके बाद जैसे कि अपना QTM FM के भी सब्जेक्ट हैं, मेरे को पता है बच्चों को दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेशल सीरीज डिज़ाइन हो रही है जिससे आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प होगी। इसलिए चिंता मत करिए, वो सीरीज भी मैं जल्दी ला रहा हूँ। पहले ये जिस क्रोनोलॉजी से आपके एग्जाम है उसी क्रोनोलॉजी को हमने फॉलो किया है। तो थर्ड पेपर BRM का है, ऑलरेडी 2 पेपर्स MIS और आपका OM का अपलोडेड हो चुका है और ई बुक तो आप परचेस कर ही चुके हैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अगर नहीं करा है, अभी तक नोट्स नहीं बने, तो ई बुक जल्दी से बाय कर लीजिएगा, है ना। अगर नोट्स नहीं बने और जिन्होंने बाय कर लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, 499 रुपीज़ की है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अब मेरी स्पीड इस क्वेश्चन से बढ़ने वाली है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बढ़ने वाली है। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो केवल यहाँ क्वेश्चन देख के आप स्किप कर दीजिए और अगले वीडियो के ऊपर जंप कर दीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। ठीक है, तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा रिसर्च डिज़ाइन, गुड रिसर्च डिज़ाइन और गुड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन बनकर क्या आ रहा है? क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और एक अच्छा आइडियल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और एक आइडियल सैंपल या गुड सैंपल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आ रहे हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट होता है। पहले तो ये बात क्लियर कर लो, रिसर्च प्रोसेस बड़ी है, रिसर्च डिज़ाइन उसका छोटा है। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जो रिसर्चर होता है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि कैसे मैं किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करूँगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि अपन ने रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल लिया था आगरा से। आगरा के MBA के स्टूडेंट याद ही होगा, अभी जस्ट सेकेंड वीडियो के अंदर, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में अपन ने चेक किया है। तो ये जो रिसर्च डिज़ाइन है इसके अंदर अपन चेक कर रहे हैं, सेकेंड ही वीडियो में किया, इसके अंदर अपन ये चेक कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम अपने को आइडेंटिफाई हुई है इसका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाएगा, इसको एनालिसिस कैसा किया जाएगा, इसमें कहाँ से मैं सैंपल कलेक्ट करूँगा। ठीक है, सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कितना सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, कौन से वे से किया जाएगा, क्वेश्चनर करूँगा, डेल्फी क्वेश्चनर करूँगा, पर्सनल इंटरव्यू लूँगा, ईमेल से सर्वे करूँगा, कैसे करना है मेरे को। ठीक है, सैंपल कलेक्शन की बात होगी। उसके बाद इसमें कैसा एनालिसिस कैसे करूँगा मैं, उनका एनालिसिस के लिए कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करूँगा। फिर डेटा की जो रिपोर्ट राइटिंग है वो भी कैसे होगी, ये पूरा का पूरा रिसर्च डिज़ाइन में हो जाता है। जैसे कि हमारा यूजुअली जो PhD करते हैं उनका पूरा का पूरा, जब मैंने स्टार्ट किया था तब 24 मंथ का मिनिमम टाइम पीरियड होता था PhD का। अब तो खैर 36 मंथ का हो गया है, यानी पहले 2 साल की मिनिमम टाइम पीरियड था और यूजुअली 4 साल लग जाते हैं PhD करने में। आज कोई भी बंदा अगर PhD के अंदर एंटर करता है तो 4 साल समझ के चलो। जो भी MBA के बाद PhD का सोच रहा है वो समझ लेना कि 4 साल और पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरी भी 4 साल के अंदर ही अवार्ड हुई थी। तो यूजुअली पेपर पब्लिकेशन, थीसिस, रिपोर्ट राइटिंग, सारी चीज़ें मिला के 3-4 साल हो ही जाते हैं। ठीक है, तो जो 24 महीने का टाइम पीरियड रहता है इसके अंदर बताया जाता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो उससे पहले ही हो जाएगा। प्रॉब्लम के लिए रिव्यू लिटरेचर जो है वो कब कब कर रहे होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग का एंड का टाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रिसर्च हो रही होती है आपका, उसका एनालिसिस का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मंथ वाइज प्लानिंग होती है। इसी को ही रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। मतलब कि पहले महीने आप ये करोगे, चौथे महीने ये करोगे, छठे महीने ये करोगे, छठे से 10वें महीने ये करोगे। ये पूरा का पूरा प्लान शेड्यूल होता है। तो दैट इज़ 24 मंथ योर शेड्यूल। ये बनाया जाता है, 36 मंथ का बनता है। हाँ, वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता चला जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कहीं पे क्वेरी रह जाए, किसी एग्जामिनर ने इस पर क्वेरी बताया कि आपका ये जो रिसर्च जा रहा है थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन में लाओ। उसने तो बोल दिया, अब हमको इसको इस डायरेक्शन में लाने में 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो खैर उनका वैलिड पॉइंट रहते हैं, क्योंकि दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो उनके वैलिड पॉइंट्स रहते हैं जिससे और कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च हो पाए। तो ये जो टाइम पीरियड है ये इसलिए बढ़ जाता है।
लेकिन यूजुअली मिनिमम 3 इयर्स का है पीएचडी का। तो ये रिसर्च डिज़ाइन आपको समझ में आ गया। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर रिसर्च कि आप प्रॉब्लम कहाँ से। अब ये गुड रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। गुड रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम ये रिसर्च। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। वैलिडेट एंड रिलायबल। वैलिडेट का मतलब कि ये बेसिकली सबको समझ में आए कि ये 3 महीने में काम किया जाए। अब कोई कहे कि मैं तो रिसर्च की जो थीसिस है वो 7 दिन में लिख के बैठ जाऊंगा, तो भैया वो कहा जाएगा कि भाई क्या कर रहे हो, मैथ्स की थीसिस बना रहे हो, कोई थ्योरम दे रहे हो, कैसे 7 दिन में आप थीसिस की राइटिंग करोगे। कम से कम उसमें 1 महीना तो आपको लगेगा रिसर्च की पूरी आपने जो रिसर्च करी इसको वाइंड अप करने, समराइज करने में, फाइल बनाने में। तो वैलिडेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए कि ये प्रोसेस अगर मैं फॉलो करूंगा तो इसका आंसर मिल जाएगा या ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, यानी कि जो डेटा कलेक्शन का मेथड है उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे कि मेरे को याद है, मेरे एक साइंस के हमारे साथ में रिसर्च फेलो थे, उनकी क्रॉप के ऊपर थी। अब मान लेते हैं उन्होंने गेहूं के ऊपर करी या व्हीट के ऊपर करी थी, तो वो ईयरली में, साल में एक बार गेहूं की फसल आएगी और अगले साल तक उनको कलेक्शन के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगली बार अगर उनको सैंपल लेना है, उन्होंने कुछ टेस्ट करे उसके बाद उनको सैंपल लेना है, तो देखो उनकी 1 साल तो रिसर्च ऐसे ही बढ़ गई। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी रहते हैं जिसमें रिसर्च का टाइम पीरियड उसके डेटा या प्रॉब्लम के कारण भी बढ़ जाता है। तो ये जो डेटा कलेक्शन का मेथड है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिसर्च डिज़ाइन बने। ऐसा नहीं हो हमने रिसर्च डिज़ाइन में लिख दिया डेटा कलेक्शन 2 महीने, अब वो रिसर्च का कलेक्शन का जो पीरियड है वो आगे का हो, 1 साल बाद का हो। तो ये अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसके अलावा सैम्पलिंग की उसके अंदर स्ट्रेटजी हो कि हम सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कौन सी पीपल से सैंपल कलेक्ट करेंगे और कितना सैंपल कलेक्ट करेंगे, मतलब 500, 600, 700, 2000, किस नंबर पे हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। इसके भी वैलिडेट टेस्ट होते हैं, सैंपलिंग के भी, कि इतनी नंबर ऑफ सैंपल क्लियर है। एक बेसिकली फॉर्मूला रहता है, वहाँ पे आप अपनी पॉपुलेशन साइज डालिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम डालिए, और तो उसमें सीधा सीधा बता देता है कि, और कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर वो बताया जाता है, ये 3 चीज़ें एंटर करो तो सीधा बता देता है। ठीक है, वो फॉर्मूले में अपन नहीं जाएंगे, बस ये समझाने के लिए बता दिया। कंट्रोल ऑफ, ये जो अदर वेरिएबल्स रहते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल्स रहते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी रिसर्च को, वो मिनिमाइजेशन हो पाए, ऐसी आपको रिसर्च डिज़ाइन करनी है। नेक्स्ट, इथिकल कंसिडरेशन भी रखना है। इथिकल कंसिडरेशन जैसे कि हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो सामने वाले का कंसेंट लिया कि नहीं लिया, इसके अलावा कोई अनइथिकल एक्टिविटी ना हो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, ये एक मॉरल इश्यूज रहते हैं इसके अंदर। टाइम फ्रेम एक रिसर्च डिज़ाइन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। डाटा ना केवल सैम्पलिंग का प्लान हो, एनालिसिस का प्लान हो, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्लियर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था मंथ वाइज अपना प्रेजेंटेशन बना हुआ होता है, और कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, यानी कि आप क्या एड ऑन करने वाले हो, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से क्या आइडेंटिफाई होगा और उससे क्या एड ऑन होगा नॉलेज के अंदर, वो भी आपको रिसर्च डिज़ाइन में मेंशन होना चाहिए। अब सर इतने सारे पॉइंट है, याद तो नहीं होंगे, तो मैं आपको इसका शॉर्टर वे बताता हूँ याद करने का, इसलिए इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर मेरे को रिसर्च का डिज़ाइन करना है, मान लेते हैं अभी अपना MBA का ही लेवल है, PhD लेवल पे अपन नई क्लास ले रहा हूँ, इसलिए रिसर्च की डिज़ाइन की बात बिल्कुल ग्रास रूट पे कर रहा हूँ। अब रिसर्च का डिज़ाइन करना था, वही प्रॉब्लम थी कि आगरा में MBA के कैंटीन में रसगुल्ले रखे जाएँ कि नहीं रखे जाएँ। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो मेरा रिसर्च डिज़ाइन है वो टाइम फ्रेम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर टाइम के अकॉर्डिंग। रिलायबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। इसके अलावा आप वो क्या कह सकते हो, वैलिडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। वैलिडेट 8 कर देना है ना, वैलिडेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाटा कैसे एनालिसिस करोगे वो पता होना चाहिए, डाटा कलेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, सैम्पलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मूल पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये पॉइंट तो आपको मेरे साथ याद हो जाने चाहिए कि डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग की स्ट्रेटेजी हो गई, इथिकल कंसिडरेशन, इसके अंदर एक पॉइंट अपन एक्स्ट्रा एड ऑन ऐड कर देते हैं, इथिक्स के पॉइंट्स भी आ गए।
ये सारे के सारे पॉइंट एक रिसर्च डिजाइन में होनी चाहिए। टाइम फ्रेम होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ये कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसको करा जा सके, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक इसको इस तरीके से मानिए कि हमको पिकनिक पे जाना है, और अगर इसको सिंपल करते हैं तो पिकनिक पे जाने के समय हमको क्या क्या पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना खर्चा आएगा, किस टाइम पीरियड में जाना है, और इस जाने से हमको क्या फ़ायदा है। तो ये कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज हो गया। क्लियर हो गया आपको ये सारे पॉइंट। और नहीं जाएंगे तो उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन है, अगर वहाँ पर होटल नहीं मिली तो अपन कैसे स्टे करेंगे, अगर वहाँ पर होटल की बुकिंग के प्राइस बढ़ गई तो कैसे स्टे करेंगे, अगर पसंदीदा फूड नहीं मिला तो कैसे स्टे करेंगे, क्या खाएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आने चाहिए। और जो अदर वेरिएबल, जो हमको डिस्टर्ब करने वाले वेरिएबल है, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। और अप्रोप्रिएटनेस क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपनी एक पिकनिक के अंदर होती है, वही एक रिसर्च के अंदर है। थोड़े से एग्जांपल चेंज करे मैंने, पर बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। क्लियर कर सकते हो आप इसको, कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज कर सकते हो, यानी कि 8 पॉइंट तो आपको लिखने ही है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पड़ाव पे। ये कह रहा है कि सैंपल जो हमारा हम पॉपुलेशन से विड्रॉ करते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि 5000 बच्चे थे एमबीए वाले, उसमें से मैंने एक सैंपल विड्रॉल करा 500 बच्चों का। तो अब ये 500 बच्चों का जो सैंपल अपन ने विड्रॉ करा था, जिससे अपन अपनी पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे थे, अब ये बताएं कि ये क्या 500 ही सही है कि 470 सही रहता या 510 सही रहता, ये कैसे आइडेंटिफाई करा। बेसिकली तो ये न्यूमेरिकल से हो जाता है, मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉर्ट आउट आ जाता है कि 500 लेना है, 510 लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ढोल की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। है क्या, पड़ोस में शांति है, थोड़ी शादी है, शांति तो अब रहेगी नहीं, शादी होने वाली है। ठीक है, तो उसके कारण अभी थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि अपन ये जो 500 है ये जस्टिफाइबल है कि नहीं है। तो ये जो 500 है, अगर ये एक्यूरेट रहता है तो इसके क्या क्या पॉइंट अपन को कंसीडर करने हैं, ये वाली बात अपन को ध्यान में रखनी है कि ये जो 500 पॉइंट अपन को नंबर्स हमने स्टूडेंट लिए, इनसे हमको क्या क्या पता रहना चाहिए, यानी कि ये अच्छा सैंपल है कि नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कैसा है, देखो, रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए, यानी कि ये 500 5000 को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शुरुआत के 500 ले लो या आखिरी के 500 ले लो। रैंडम सिलेक्शन, पहला, 7वां, 12वां, 13वां, ऐसे करके आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है। ये भी एक सैंपल का एक गुड कैरेक्टरिस्टिक में आता है। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, एडिक्वेट सैंपल साइज। एडिक्वेट सैंपल साइज का मतलब कि ऐसे तो फॉर्मूले से मिलती है, लेकिन एडिक्वेट जो उसको बता सके। अगर मैं 5 करोड़ की जनता का पॉपुलेशन का एस्टिमेट कर रहा हूं और 500 लोगों का सैंपल बना के मैंने बोल दिया कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड से कि 500 लोगों पे मैं तो रिसर्च कर पाऊंगा और मैं 5 करोड़ का पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा हूं, तो ये गलत बात हो जाएगी, है ना। तब वो आपका डेटा जो रिसर्च है वो इनवैलिड हो जाएगी। मीन्स कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो जस्टिफाइबल नहीं रहेगा। डाइवर्सिफाई होना चाहिए। देखो, मैंने बताया था सैंपल कैसा होना चाहिए, डाइवर्सिफाई, यानी कि विविध होना चाहिए। ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन यानी कि जो भी क्वालिटी है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, और जो इनके अंदर एमबीए के अंदर क्वालिटी नहीं है, एमबीए स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी नहीं है, वो एक्सक्लूड होनी चाहिए। मतलब कि 500 वैसे बंदे होने चाहिए जो बेसिकली एमबीए को रिप्रेजेंट कर रहे हो और डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कंसेंट उनका होना चाहिए कि हमने आपका ये सैंपल लिया है, ये बंदे हैं, हम आपसे ये रिसर्च करवाना चाह रहे हैं, तो हम कंसेंट करके करेंगे। जो बायसनेस है वो लो होनी चाहिए, जिनसे जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मान लो कि 500 में से मैं 470 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, 30 लोगों ने मना करा, हम तो क्वेश्चन आर भरेंगे भी नहीं। हमने तो उसको सैंपल में ले लिया था, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने सारे क्वेश्चन पे नो 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 ऑप्शन कर दिया। तो हमको उसका देखना चाहिए कि उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बायस ना हो। ठीक है, या वो जो कोई आंसर दे रहा हो वो करेक्ट आंसर दे रहा हो। अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा होनी चाहिए। जो हम 500 मेंबर चूज कर रहे हैं वो अवेलेबल होने चाहिए क्वेश्चन आर फिलअप करने के लिए या इंटरव्यू लेने के लिए, देखना चाहिए। होमोजेनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता मीन्स के सारे एमबीए के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, सारे वेल मीन्स के इंग्लिश के नोन हो। ऐसा नहीं हो कि हम उससे कोई लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो, या अब किसी को डायबिटीज़ है, मान ले किसी को बचपन से ही डायबिटीज़ है, हम उससे पूछेंगे भैया रसगुल्ला पसंद है, वो तो नहीं कहेगा। तो होमोजेनिटी होनी चाहिए, मीन्स कि ऐसा कोई उसमें हेल्थ कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको
कलेक्ट करते समय। अब सर इसको याद करवा देते हैं अब आपको कि अच्छा सैंपल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। देखो, होमोजेनिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनका कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वैलिडेट होना चाहिए, ये भी आप वैलिडेट कर सकते हो, रिलायबल कर सकते हो, एडिक्वेट सैंपल साइज होना चाहिए। एडिक्वेट सैंपल साइज हो गया आपका, एडिक्वेट सैंपल साइज हो गया। और इसके अंदर कौन सा पॉइंट रह गया है, जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला पॉइंट है अपना, रैंडम होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इतना सब भी याद नहीं हो रहा हो तो फिर से 1 मिनट में याद करा देता हूँ। एक सैंपल में कहीं से भी लूँगा तो रैंडम होगा, अरे रैंडम होगा ही ना वो, क्योंकि मेरे को मेरे फेवर का तो लेना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अनबायस आ गया पॉइंट, रैंडम हो गया, अनबायस हो गया। इसके अलावा वो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, इसके अलावा एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए, मेरे बजट में होना चाहिए वो कलेक्शन, ये बजट वाला पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा करा है। अवेलेबल होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए। एडिक्वेट में वैसे वैलिडेट और रिलायबल दोनों पॉइंट आ गए। तो ये 3-4 पॉइंट भी आपको अच्छे गुड सैंपल में याद रह गए तो आपका काम हो जाएगा। 10 के 10 पॉइंट नहीं भी याद रहे तो चल जाएगा, लेकिन 4, 5, 6 पॉइंट तो 6 तो मिनिमम अपन को याद करके जाना है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव हो गया, रैंडम सिलेक्शन हो गया, एडिक्वेट हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, लो नॉन रिस्पॉन्सिवनेस आ गया, अवेलेबिलिटी हो गई उसकी, होमोजेनिटी हो गई और ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। और इजी टू अंडरस्टैंड ये पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हो, बजट वाला पॉइंट एड ऑन कर सकते हो, एक आइडियल सैंपल के अंदर ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।